हेलो बच्चों। तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का रिवीजन करेंगे। यहाँ पे पहला हेडिंग हमारा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता क्या है? हम जानते हैं कि पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। मीन्स हम इसको आसानी से कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद भी कोई नया पदार्थ न बने उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा है एग्जाम्पल में दिया गया है गलन, वाष्पन, क्वथन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन हैं। गलन जैसे समझें, पानी को अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस बर्फ़ को हम फिर से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाष्पन यानी पानी जब भाप बन के ऊपर उड़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब भी भाप बनकर उड़ा हुआ पानी जो होता है, जैसे गर्मी थोड़ी बढ़ती है तो संघनन यानी कंडेंसेशन के थ्रू फिर से पानी के रूप में बदल जाता है। तो यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक अवस्था का आकार, भौतिक गुण परिवर्तित तो हो जाते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। बच्चों, हमारा दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जानने से पहले यहाँ पे एक विशेष दिया गया है। कहा है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है तथा इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी भौतिक परिवर्तन में होने वाली चीज़ें जो परिवर्तित होती हैं उनको पुरानी अवस्था में फिर से लाया जा सकता है, यानी ये रिवर्सिबल होती हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ को बदल जाने के बाद हम उनको फिर से परिवर्तित नहीं कर सकते उनके पुनः फॉर्म में। तो इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अतः पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बना लेते हैं, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ बन जाते हैं हम उनको पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते, जैसे दहन, लोहे में जंग लगना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसे हम देखते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक है, तो ये दोनों आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया होती हैं जब दो या दो से अधिक एक या एक से अधिक परमाणु जो है आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चे, हमारी अगली हेडिंग है अभिकारक। अभिकारक में क्या कहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। दूसरा है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तीसरा है हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करना होता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? हमारे अभिकारक हैं और इसके फलस्वरूप जो हमारा नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं।
अभी इस चैप्टर में हम केवल परिभाषाओं पर ही गौर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो डिफिनीसन है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? कहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को सूत्र संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है बच्चे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैंने जैसे कि कहा कि इस चैप्टर में केवल हम परिभाषाओं पर ही गौर करेंगे और समीकरण को संतुलित करना हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे दिए गए एग्जाम्पल में जैसे Zn है हमारा प्लस H2SO4 है, तो ये हमारा अभिकारक है। अभिकारक के बाद जो फलस्वरूप हमारा नया पदार्थ बना है ZnSO4 प्लस H2, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी तत्व हैं उन दोनों की संख्या बराबर है। तो यही कहा है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन जो होता है इसमें दोनों पक्षों के यानी अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाएगा। अब हमारी अगली हेडिंग है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया जो है निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो जैसे इसमें पहला दिया है योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया, इसे संकलन अपक्रिया भी कहते हैं। दूसरा हमारा है वियोजन या फिर हम इसे अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। तीसरा हमारा है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया। चौथा हमारा जो है द्विविस्थापन है, इसे उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया क्या होती है। तो इसमें कहा है कि वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक चाहे तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं या फिर तत्व यौगिक दोनों हो सकते हैं। मीन्स वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा पहला है, यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक हैं। इनको जलाने पर हम एक नया प्रोडक्ट पाते हैं जिसे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है जल के रूप में। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें जल प्राप्त होगा। यानी दो अलग अलग अभिकारक थे, इनके रिएक्शन के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसी तरीके से दूसरा हमारा पदार्थ है, दूसरा एग्जाम्पल सोडियम और ऑक्सीजन के संयोजन से सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी 4Na प्लस O2 को जलाने पर 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों से संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब हमारा अगला है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। तो कहा है कि सभी रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा का विनिमय होता है। ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होते हैं जिनमें रासायनिक अपक्रियाएं ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं। मीन्स वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी मुक्त होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ दिया गया है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है न तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। कहा है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है
तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? उसमें ऊष्मा मुक्त हो रही थी, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में बस यही छोटा सा डिफरेंस याद रखेंगे। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। अब हमारा अगला हेडिंग है अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या होती हैं? दिया है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था? दो अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें कोई एक अभिकारक होगा, वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो ये अभिक्रियाएं जो हैं ये मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा ताप अपघटन, यानी जो ताप के प्रभाव से टूटे। दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाश अपघटन। तो हम देखते हैं कि ताप अपघटन क्या होती है। कहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपघटित हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन पहला दिया गया है। कहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, वो हमारा क्या है? अभिकारक है। जब हम इसमें ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी वियोजन अभिक्रिया क्या है? ये एक अभिकारक से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसी का हमारा दूसरा एग्जाम्पल है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कहा है कि कुछ वियोजन अभिक्रियाएं प्रकाश की ऊर्जा द्वारा भी होती हैं। जैसे कहा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश या बल्ब का प्रकाश हो सकता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में होने वाले रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, इसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी हमारा वियोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है। अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर एक या अन्य परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मीन्स यहाँ पे दूसरे शब्दों में भी कहा है कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के उसके यौगिकों के जलीय विलयन को विस्थापित कर देते हैं, उनको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम आपके सामने स्पष्ट एकदम ऊपर दिखाई दे रहा है। उदाहरण के ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, इस तरीके से हमारा क्या है Au तक जो है इसका घटता हुआ क्रम है। अभी अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, तो हम पोटेशियम कह सकते हैं, और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो Au कह सकते हैं। इसके आधार पर तो हम यहाँ समझ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया को अगर समझा जाए तो जैसे क्या है, जिंक है और यहाँ पे हमारा CuSO4 यानी कापर सल्फेट है। तो यहाँ पे कहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित करके उनके स्थान को ले लेता है। यानी Zn जो है Cu को विस्थापित कर देगा, यहाँ से हटा देगा। तो Zn जब Cu को विस्थापित कर देगा तो यहाँ बना लेगा ZnSO4। उसके बाद हमारा Cu जो है अकेले बचेगा, उसको अलग लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से विस्थापन अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो
कम क्रियाशील तत्वों के स्थान को ग्रहण कर लेती हैं, उनको हम विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा हम उसको एकल विस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं, यानी जब किसी एक तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान कोई अधिक क्रियाशील तत्व लेता है तो उसको एकल विस्थापन कहते हैं। लेकिन अगर द्विविस्थापन की बात आए तो द्विविस्थापन को हम ऐसे समझ सकते हैं, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय यानी स्थानांतरण हो जाता है, नए यौगिक बनते हैं, इसको द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, कहा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl क्या बनाया है हमारा AgCl प्लस NaNO3। कहा है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलय मिलाया जाता है तो आयनों में परस्पर विनिमय के द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप बन जाते हैं और सोडियम नाइट्रेट जल में विलय हो जाता है। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, ये रिएक्ट करता है NaCl से। अब यहाँ पे क्या है, Ag जो है क्लोरीन के साथ या क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, और NO3 क्या होगा, जो बचा हुआ हमारा Na है उसके साथ अपक्रिया कर लेगा। इस तरीके से एक से अधिक क्रियाशील तत्व जब क्या करते हैं, अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक दिया है अवक्षेप अपक्रिया। अवक्षेप मतलब बचा हुआ कोई भाग, मतलब रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ ऐसे भी उत्पन्न होते हैं जो विलेय नहीं होते हैं, उनको अविलेय पदार्थ कहा जाता है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है उन्हें अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं तथा यह अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। अब अगला है हमारा उदासीन अपक्रियाएं। उदासीन यानी जब किसी अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति की जो पदार्थ होंगे या जलीय विलयन होगा, अगर उनका अपक्रिया हम एक साथ कराते हैं तो लवण और जल का बनना उदासीन अपक्रिया कहलाता है। जैसे HCl हमारा अम्ल है और NaOH हमारा क्षारक है, तो इनके फलस्वरूप हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O। यानी इस तरीके की अपक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं लवण जल का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उदासीन अपक्रिया कहेंगे।